हेलो जवानों, कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई साहब। ऐसे प्रैक्टिस करो। सच्ची बताओ, नोट्स तो पढ़ रहे हो ना? सुबह और शाम भाई साहब पढ़ने हैं, ठीक है? मन लगा के पढ़ने हैं। प्यारे जवानों, माइक्रोस्कोपिक पार्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी का डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, और उसमें हमने लास्ट क्लास में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन कर लिया था। आज हम लोग पहले करंट डेंसिटी के बारे में जानेंगे, उसके बाद ओम्स लॉ का डेरिवेशन करेंगे, और फिर कुछ और छोटी मोटी बातें इससे रिलेटेड करने वाले हैं, ठीक है? तो डियर स्टूडेंट्स, मन लगाकर पढ़ना है आपको। बस छोटी छोटी बातें हैं, बहुत ही आसान सी बातें, आप समझिए। जैसे कि मान लो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम करंट डेंसिटी की बात करेंगे। लेट अस से मैंने कहा कि साहब ये कोई एरिया है। चलो एरिया को थोड़ा सा अच्छा दिखा देता हूँ, मैं थोड़ा सा अच्छा दिखा देता हूँ दिखने में। भाई साहब लो जी, ये एरिया है, ठीक है? माना कि करंट इस तरीके से पास हो रहा है। मैं मतलब इस तरीके से पास होने का मतलब है कि मैं एक बार बना के मैं आपको दिखाता भी हूं, ठीक है? इस तरीके से समझो कैसे पास हुआ है साहब। जैसे इस बात को आप इस तरीके से ले सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे ये कोई सरफेस है, दिखाई दे रहा है आपको? ये सरफेस है। अब इस सरफेस के बिल्कुल 90 डिग्री पे करंट पास हुआ है। 90 डिग्री पे करंट पास हुआ है, क्लियर है? यहां से ऐसे एंटर हुआ और यहां से ऐसे एग्जिट हुआ। तो ये जो एरिया था, ये हमने इस तरीके से एक रिंग जैसा ले लिया, ऐसा। तो उसको दिखाने के लिए हम थोड़ा सा ओवल शेप बना देते हैं, क्लियर है? तो प्यारे जवानों, लेट अस से इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, मान लेते हैं एरिया की जो वैल्यू है वो ए है। करंट जो फ्लो होके गया वो आई गया। तो यदि हम करंट कितना पर यूनिट एरिया में से कितना गया, याद रखना दिस एरिया इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट के परपेंडिकुलर है ये एरिया। तो ये जो क्वांटिटी निकल के आई, इसी को हम कहते हैं करंट डेंसिटी। खत्म। नहीं आया समझ में? करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज करंट पर यूनिट एरिया, एंड एरिया मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। खत्म, क्लियर है? अब आपके मन में एक जरूर सवाल आएगा कि जी इस तरह से ना हो, बल्कि एरिया इस तरीके से हो, करंट इस तरीके से जा रहा है, तो अब क्या करें जी? तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको क्या कर लेना है भाई, ये एरिया जो है मैं आपको किस में बता चुका हूं, याद करो। हमने फ्लक्स वाले क्वेश्चंस करे थे, तो उनमें मैंने बताया था कि इसका एरिया इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। तो इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आ जाएगी, क्लियर है? ये करंट की डायरेक्शन है, इन दोनों के बीच में मान लो एंगल है थीटा। ध्यान से समझ लेना। तो भाई साहब इस एरिया का ये जो कंपोनेंट है इस डायरेक्शन में, ध्यान से समझ लो, ये इसकी डायरेक्शन है एरिया वेक्टर की। तो एरिया वेक्टर की ये डायरेक्शन है। यहां पर मैंने क्या बोला कि ये जो एरिया है, एरिया ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। मतलब इसका एरिया वेक्टर की डायरेक्शन देखोगे वो तो यही है, ये जो सरफेस है इट इज परपेंडिकुलर। मेरे प्यारे जवानों ध्यान से समझना, यहां पर कंफ्यूज मत हो जाना। एरिया वेक्टर इस सरफेस के 90 डिग्री पे ही होता है, तो इट इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्योंकि मैंने आपको समझाया था कि मैंने इस तरीके से सरफेस लिया है, तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर इधर है, करंट भी इधर है, दोनों एक ही तरफ थे, तो करंट डिवाइडेड बाई एरिया कर दिया, करंट डेंसिटी आ गई। लेकिन ऐसा हो जाए, ये थोड़ा सा टिल्ट हो जाए, अब करंट तो ऐसे है लेकिन इसका एरिया इस डायरेक्शन में है, तो करंट की डायरेक्शन में जो एरिया का कंपोनेंट आएगा वो a cos थीटा आएगा। तो उस समय यहां पे जो करंट डेंसिटी आएगी वो कितनी हो जाएगी, करंट डिवाइडेड बाय एरिया। यदि इस एरिया की वैल्यू a मान लें हम, तो इसका कंपोनेंट इसकी डायरेक्शन में जो आएगा वो क्या आएगा, a cos थीटा। मतलब एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन आनी है वो इधर आनी है। तो एरिया देखो, एरिया है ना, एरिया जो सरफेस एरिया है जो, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, ये दो अलग अलग चीजें, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है? जब मैं कह रहा हूं कि भाई ये एरिया है, दिस इज परपेंडिकुलर, इसका मतलब इस एरिया वेक्टर जो है ना, एरिया वेक्टर मैं आपको यहां पे लिख देता हूं, याद भी होगा फ्लक्स में हमने किया था। एरिया वेक्टर इज ए वेक्टर दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जो सरफेस के परपेंडिकुलर है वो। यहां पे मैंने ये क्या लिखा है, दिस इज द एरिया इटसेल्फ, इट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट इस तरफ है, तो ये सरफेस का जो एरिया था वो लिया था हमने ए, उसका मैग्नीट्यूड है ए, तो उस समय इसकी जो डायरेक्शन थी वो इसकी तरफ ही थी, क्लियर है? आप तो ये बोल दें या तो कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है, या फिर आप ये बोल दें कि एरिया इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। परपेंडिकुलर एरिया लेना है, ठीक है?
अब यहां पर भी वही बात है, यहां पर इसका कंपोनेंट जो करंट के साथ आएगा, करंट की डायरेक्शन में आएगा, यदि ये एरिया ए है तो इधर कितना आएगा, ए कोस थीटा। प्यारे जवानों, जब ए कोस थीटा आएगा तो हम यहाँ ए कोस थीटा लिख देंगे। हाँ भाई साहब, बड़ी प्यारी सी बात बनने वाली है। यहाँ से मैं आई की वैल्यू निकालूंगा तो क्या लिखूंगा, जे ए कॉस थीटा। प्यारे जवानों, ये इंपॉर्टेंट बात है, ए बी कॉस थीटा। देखो ये स्केलर क्वांटिटी है, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। तो भाई साहब हमें पता चला कि साहब ये स्केलर क्वांटिटी है तो दो चीज़ों का डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए, तो हमने यहाँ जे डॉट ए से इसको एक्सप्रेस कर दिया है। क्लियर है। और यदि नॉन यूनिफॉर्मिटी है, यूनिफॉर्म करंट नहीं फैल रहा, फ्लो कर रहा, इफ करंट इज नॉट यूनिफॉर्म, करंट डेंसिटी, और वी कैन से दैट करंट डेंसिटी जो है वो हर जगह अलग अलग है। करंट डेंसिटी यदि नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म, तो उस समय टोटल करंट निकालेंगे तो जे डॉट डी ए करेंगे, किसी पर्टिकुलर एरिया पर उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। बात समझ में आ गई। नॉर्मली फ्लक्स में भी हम यही करते थे, याद करो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में फाई निकालते थे तो E इंटू एस लिखते थे यदि दोनों एक ही डायरेक्शन में होते थे तो, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर भी हम यही कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है, या हम कह सकते हैं कि भाई सरफेस एरिया जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट ऐसे है उसके परपेंडिकुलर है। एरिया है ना, एरिया की डायरेक्शन की बात करी जाती है कभी भी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, तो वो इस सरफेस के 90 डिग्री पे होती है, तो वो करंट की डायरेक्शन में होगी। लेकिन ये एरिया खुद, एरिया वेक्टर नहीं, एरिया खुद, ठीक है, ये जो सरफेस है, ये सरफेस खुद करंट के 90 डिग्री पे, तो ध्यान रखना है। क्लियर हो गई ये बात। तो ये चीज यहाँ पे यूज होने वाली है। करंट डेंसिटी आपसे पूछेगा, करंट डेंसिटी इज करंट पर यूनिट एरिया, लेकिन ये एरिया कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। यहां पर मैं एक चीज आपसे और पूछना चाहूंगा, यदि हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, यदि क्रॉस सेक्शन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब लेट अस से इस तरीके से हमारे पास पाइप है, करंट यहां से चला आई, यहां पर आगे गया, अब इस जगह का एरिया अलग है, इस जगह का एरिया अलग है, मान लो ये एरिया A1 है, ये A2 है, ये A3 है। प्यारे जवानों, हर जगह करंट तो आई ही होगा। क्यों चेंज नहीं हो सकता करंट? क्योंकि करंट यदि चेंज हो गया तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ही फेल हो जाएगा। भाई यहां से जितना चार्ज एंटर करेगा उतना एग्जिट भी तो करेगा, ऐसा तो है नहीं कि बीच में कहीं फंस जाएगा। इसलिए करंट जो है ना, इस पूरे के अक्रॉस करंट की वैल्यू तो कांस्टेंट ही रहनी है, ये चीज ध्यान रखनी है। क्लियर है। हालांकि जो करंट डेंसिटी है वो इस केस में वेरिएबल हो जाएगी, जहां पर इफ एरिया इज लार्ज, एरिया ज्यादा है तो करंट डेंसिटी कम हो जाएगी। यहां पर एरिया ज्यादा है तो करंट डेंसिटी होती है करंट पर यूनिट एरिया, तो साहब यहां पर एरिया ज्यादा है तो करंट डेंसिटी क्या हो जानी है, कम हो जानी है। बात समझ में आ गई। अच्छा, इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो कोई आपसे पूछे कि साहब इसकी एसआई यूनिट बता दो, तो एसआई यूनिट क्या होनी है, करंट की क्या होती है, एम्पियर डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। क्लियर है। अच्छा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला पूछे तो करंट डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला, तो करंट डिवाइडेड बाय एरिया। अब आपको तो पता ही है, करंट तो एक खुद फंडामेंटल क्वांटिटी है जो ए से रिप्रेजेंट होती है, और एरिया लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा, तो कुल मिलाकर हमारे पास यही डायमेंशंस बन जाएंगी, L2A1, इस तरीके से आप कह सकते हैं। बात समझ में आ गई। तो ये बेसिक बातें थी करंट डेंसिटी के बारे में। क्लियर है। तो अब हम आगे चलते हैं, और अब मैं आपको बताने वाला हूं रिलेशन बिटवीन द करंट एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड ऑल्सो द करंट डेंसिटी। इन सब का आपस में रिश्ता पढ़ने वाले हैं। क्लियर है। इन सब का रिश्ता पढ़ेंगे, बहुत ही आसान है, बहुत आसान चीज है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। लेकिन क्लियर है। मैं पहले डायग्राम आपके लिए बना देता हूं ताकि आपका समय बचे। जवानों, देखते हैं, ये हमने वही कंडक्टर ले लिया है, ये बैटरी ले ली हमने, यहाँ पे सेल लगा दी है, ये नेगेटिव है तो इधर भी नेगेटिव आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। आपको मालूम है कि जैसे ही पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ से करंट फ्लो करेगा तो भाई साहब आपको मालूम है कि ऑलरेडी इस हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो चुका है इस डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे इस कंडक्टर के अंदर।
ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी इनसाइड प्रेजेंट है। और यहाँ से यहाँ तक कंडक्टर की लेंथ को आप L मान लीजिए, इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को आप A मान लीजिए। थ्रू आउट यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। प्यारे जवानों, करंट ले लेते हैं हम, I करंट फ्लो कर रहा है। हम यहाँ पर 2-4 चीज़ें मानने वाले हैं, वो मैं वहाँ लिखवा देता हूँ। अच्छा, ये है ना, ये जो बैटरी लगाई इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस भी V ही होगा। ओके, तो हम मान लेते हैं N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ध्यान से समझना भाई, ये जो छोटे वाला n माना है हमने, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं माना है, यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है वो माना है हमने n। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो इस चीज को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? अच्छा, L हमने लेंथ मान रखी है, वो लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप Vd मान लो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, A जो है ना, A इट इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है इस कंडक्टर का, ये हमने मान लिया। और E है ना, छोटे वाला E, इट इज द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। ये पैरामीटर्स हमने मान लिए हैं। I और इज द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। ठीक है, I को हम क्या मान सकते हैं? करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। दिख रहा होगा आपको, नहीं तो लिख लेना, ऊपर लिख लेना, क्या लिखना? I इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। ठीक है, अब आप समझो एक छोटी सी बात। भाई साहब, यदि मैं आपसे ये पूछूं कि साहब करंट कितना फ्लो करेगा, थोड़ी देर के लिए मैं सिंप्लिसिटी के लिए मैं ये मान लेता हूं कि हम ले लेते हैं कि यहां से और यहां तक सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो इस कंडक्टर में थे, जो भी इस मतलब चार्ज को, करंट को कंस्टिट्यूट करेंगे, वो यहां से मूव करके यहां गए। तो टोटल कितना चार्ज फ्लो करा, वो नेट चार्ज कितना फ्लो करा, वो डिवाइडेड बाई टाइम कितना लगा, वो इन दोनों का यदि हम डिवाइड कर देंगे तो करंट आ जाएगा। क्योंकि सारी चीजें हम यूनिफॉर्म ले रहे हैं तो एवरेज वैल्यू निकल जाएगी, इंस्टेंटेनियस के बराबर ही हो जाएगी। मेरे प्यारे जवानों, मैंने क्या बोला मैं फिर बताता हूँ कि मुझे करंट निकालना है, तो करंट निकालने के लिए आप किसी एक क्रॉस सेक्शन में कितना चार्ज फ्लो होकर गया वो निकाल सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि एक क्रॉस सेक्शन में कितना चार्ज फ्लो होकर गया, तो उसमें इंस्टेंटेनियस टाइम लिखना पड़ेगा। थोड़ा सा आसान बनाने के लिए हमने क्या किया कि हमने ये मान लिया कि भाई साहब यहाँ से यहाँ जितने भी इलेक्ट्रॉन्स के कारण करंट आ रहा है, तो वो सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करके गए। अच्छा, ये चीज़ ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन्स डेफिनेटली इधर मूव करेंगे, वो मैंने समझाने के लिए, चलो आप ऐसा समझ लो कि पॉजिटिव चार्ज मूव करके गया इधर से इधर। ठीक है, शायद मैंने पीछे ये बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन्स इधर गए, लेकिन आप समझदार हैं, वो मैंने पहले ही बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाएंगे। क्लियर है? कहने का मतलब है कि क्वांटिटी ऑफ चार्ज है भाई, यहाँ इस जगह से इस जगह पॉजिटिव चार्ज की मोमेंट मान लें या इधर से इधर नेगेटिव की मान लें, एक ही बात है, मैथमेटिकली दोनों में कोई अंतर नहीं है। क्लियर है? तो इसका मतलब है कि भाई इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी यहां से यहां जो फ्लो होके जाएगी उसी के कारण करंट आएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स पे टोटल चार्ज कितना आना है वो निकालना है, और टोटल चार्ज निकालना बेहद आसान है। ये कैसे निकालेंगे? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गुणा में चार्ज ऑफ एक इलेक्ट्रॉन। और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ये बेहद आसान चीज है। कैसे निकाल सकते हो भाई साहब? अरे बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैसे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम गुणा में वॉल्यूम। कितना वॉल्यूम है, मतलब इसके अंदर कितनी चार्ज डेंसिटी है, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, और गुणा में वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें। कितने? याद रखना, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, तो ये कौन से इलेक्ट्रॉन लिए हैं मैंने? विच आर टेकिंग पार्ट इन द कंडक्शन। मैं इसके लिए वर्ड यूज कर लेता हूं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर है? जो कंडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं हम सिर्फ उनको कंसिडर कर रहे हैं। तो भाई साहब n इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम गुणा में वॉल्यूम इंटू ई। अब आपसे कोई कह दे कि साहब ये n है, वॉल्यूम कितना है इसका, तो एरिया गुणा में लेंथ इंटू ई, यही तो आएगा। अब प्यारे जवानों, ये तो क्यू नेट आ चुका है। अब मैं पूछूं कि यहाँ से यहाँ तक सारे, मतलब इधर से इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, तो टोटल टाइम कितना लगेगा, तो आप आसानी से बता सकते हो, इट इज द डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द स्पीड, और स्पीड यहाँ इलेक्ट्रॉन की एवरेज वैल्यू, इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, दैट इज Vt। आप इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दीजिए। जब जैसे यहाँ पे पुट करेंगे तो I की वैल्यू कितनी आएगी? क्यू नेट क्या है? NaLe, नाली NaLe, ओके। और ये L डिवाइडेड बाई Vd, Vd ऊपर चला जाएगा।
एल से एल कट जाएगा भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आ चुका है, आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, एन ई ए वी डी, ये हमारे पास करंट आ जाएगा, इट विल बी द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। सिंपल रिलेशन आ गया, रिलेशन बिटवीन द करंट एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कोई खास बात है क्या? ना जी ना, कोई खास बात नहीं है। करंट इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इज द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वी डी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर है? अब इसको थोड़ा सा दूसरे फॉर्मेट में लिखना चाहेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझो। इसको एरिया से डिवाइड कर दो, तो करंट पर यूनिट एरिया इक्वल्स टू एन ई वी डी। हाँ तो जवानों, अब आई अपॉन ए की बात करें तो ये क्या होता है, आपको तो मालूम है, करंट डेंसिटी होती है, तो करंट डेंसिटी का रिश्ता भी हमारे पास यहां से बन गया है। क्लियर है? यदि आप Vd इलेक्ट्रॉन के लिए यूज करना चाहते हो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो उसके लिए भी यूज कर सकते हो। हालांकि हम इसमें करंट को समझने के लिए कई बार ऐसा मान लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, वो सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन को आसान करने के लिए होता है। प्रैक्टिकल तो ये है कि इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है। चलिए छोड़िए, वो सारी बातें अलग है, लेकिन यहां पर हमारे पास करंट डेंसिटी का रिश्ता आ चुका है, J इक्वल टू एन ई वी डी। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। तो प्यारे जवानों, अब मैं आपको कराता हूं ओम्स लॉ का डेरिवेशन, तो एक बार साफ कर लेते हैं जवानों। अब हम डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ करने वाले हैं। हेडिंग डाल लीजिए, डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। देखो डायग्राम वही है, जल्दी से एक बार मैं बना देता हूं। ये हमने सिलेंड्रिकल कंडक्टर ले रखा है, ये हमारे पास यहाँ हमने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया था, ठीक है। ये V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस था, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E सेटअप हुआ था उसके कारण, और यहाँ से यहाँ इसकी लेंथ को हमने L ले रखा था। क्लियर है मेरे प्यारे जवानों? अब आप ध्यान से समझिए, हेडिंग आप खुद डाल लीजिएगा, ठीक है, डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। अभी आप समझते चलना प्यारे जवानों। अब मैं आपसे पूछूं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करें यदि हम, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी थी, E अपॉन M इंटू टाउ, यही तो थी। और यदि मैं बात करूं E की, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से यहां तक हम इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं E, यहां से यहां पोटेंशियल डिफरेंस है V, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, E इक्वल टू वी बाई एल। अब आप कहोगे जी ये कहां से आया, याद करो dv बाई डी आर माइनस के साथ, E इक्वल टू माइनस डी बाई डी आर, पहले यूनिट में पढ़ा था, कोई बात नहीं, याद नहीं है तो यार डायरेक्ट याद रख लो। इसका मतलब Vd की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई अपने पास, E डिवाइडेड बाई एम इंटू टाउ, और E की जगह क्या लिख देंगे, V डिवाइडेड बाई L। अब मैं कहता हूं कि अभी अभी हमने एक रिश्ता पढ़ा था एस I इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। अब इस Vd की वैल्यू को यहां पे पुट कर दो, इसका मतलब I की वैल्यू कितनी आ गई भाई, एन ई ए, और Vd की जगह सारी बातें लेके जाओ, तो E जाएगा एक तो ऊपर, एक टाउ जाएगा, एक V जाएगा, डिवाइडेड बाई M और L। क्लियर है? अब आप गौर से देखो, ये भी E है और ये भी E है, तो इसको हम लिख सकते हैं एन ई स्क्वेयर ए टाउ डिवाइडेड बाई M इंटू एल, और ये क्या हो चुका है V, और ये क्या हो चुका है I। और प्यारे जानो याद करो, ओम्स भाई साहब ने क्या कहा था, यदि हमारे पास गिवन कंडक्टर है, याद रखना गिवन कंडक्टर है, सारी फिजिकल कंडीशन सेम है, मतलब टेम्परेचर एटसेट्रा कांस्टेंट है, तो n कंडक्टर एक फिक्स हो गया, तो n फिक्स हो गया, E और M तो ऑलरेडी फिक्स है, A और L भी फिक्स हो गया, गिवन कंडक्टर है तो, और टेम्परेचर फिक्स है तो टाउ भी फिक्स हो गया। इसका मतलब फॉर ए गिवन कंडक्टर एट ए गिवन टेम्परेचर I जो आएगा वो प्रोपोर्शनल आएगा V के, एंड दिस इज ओम्स लॉ। यही तो था ओम्स लॉ प्यारे जवानों। यहां से थोड़ा सा अच्छा लिखने के बाद भाई साहब ने क्या किया था, I इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट R लिखा था, और V इक्वल टू I इंटू R लिख दिया था। दिस इज द ओम्स रिलेशन। सेम इस चीज को इसके साथ कंपेयर करते हैं, तो V को एक तरफ रखो, बाकी सबको दूसरी तरफ लेके जाओ। कहने का मतलब है कि ये जो वैल्यू आएगी भाई, I इक्वल टू वी बाई आर है,
यहाँ से कंपेयर कर लूँ। इसका मतलब ये जो सारी चीज़ आई है ये 1/r के बराबर आया है। इसके साथ कंपेयर करते हैं तो n² a टाउ डिवाइडेड बाई ml। इसका मतलब ये है भाई, यदि हम यहाँ पर लिखना चाहते हैं r की वैल्यू, तो r हमारे पास कितना आ चुका है, r आ चुका है ml डिवाइडेड बाई n² a इंटू टाउ। क्लियर हो गई ये बात। मेरे प्यारे जवानों, यहां पर एक चीज अच्छे से नोट कर लेना, यदि हम एक गिवन कंडक्टर की बात करते हैं तो अगेन फॉर ए गिवन कंडक्टर, ऑल्सो फॉर ए गिवन कंडक्टर के लिए, अच्छा ये जो पैरामीटर आया ml/n² टाउ, ये r के बराबर लिखा और इस r को हम क्या नाम देते थे याद करो, इट इज नॉन एज द रेजिस्टेंस। ये तो था। और यदि हम इसकी बात करें, गिवन कंडक्टर है, देखो m तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यदि हमारे पास E की बात करें तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, A की बात करें तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, दोनों के दोनों। ये टाउ गिवन टेम्परेचर पर फिक्स होगा और गिवन कंडक्टर तो ये चीजें फिक्स होंगी, तो हम R को किसके प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं, उसकी लेंथ और एरिया के प्रोपोर्शनल लिख दें, L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और A के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यदि मास डिवाइडेड बाई n² और टाउ ये चीज हम एक कांस्टेंट ले लें गिवन टेम्परेचर पर, मतलब एक गिवन कंडक्टर के लिए हम बात करें, यदि टेम्परेचर कांस्टेंट है, याद रखना टेम्परेचर कांस्टेंट है हमारे पास, तो ये चीज कांस्टेंट हो जाएगी। इसका मतलब उसका जो रेजिस्टेंस है वो उसकी लेंथ और उसके एरिया पे डिपेंड करेगा। प्यारे जवानों, यहां से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू हम लिखते थे तो वो आती थी R = ρL/A। मतलब ये जो कांस्टेंट है इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी के नाम से जानते थे और वही चीज ये आई है। इसका मतलब रेजिस्टिविटी का रिश्ता हमारे पास आ चुका है, इट इज m डिवाइडेड बाई n² इंटू टाउ। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं सारे के सारे ही, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सबको ये सारी बातें अच्छे से समझ आ जानी चाहिए। पहले मैंने ओम्स लॉ का डेरिवेशन कराया, फिर ओम्स लॉ यहाँ से निकलने के बाद हमने रेजिस्टेंस को डिफाइन किया, फिर एक बार रेजिस्टेंस आ गया, फिर हमने रेजिस्टिविटी को भी लगे हाथ यहाँ से डिफाइन कर दिया है। मतलब इंटरेस्टिंग बात क्या है, रेजिस्टिविटी जो है इसमें कहीं पर लेंथ और एरिया नहीं है, इसीलिए याद रखना, स्टार लगा के लिख लो इस चीज को, रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ और द एरिया, इट डिपेंड्स ऑन द टाउ एंड द एन। एन क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो पर यूनिट वॉल्यूम जो अवेलेबल थे कंडक्शन के लिए, उनके उसके ऊपर डिपेंड करती है, और टाउ रिलैक्सेशन टाइम पे डिपेंड करती है, ये लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती है। लेकिन कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ और एरिया पर भी डिपेंड करता है। क्लियर है? तो ये बात अच्छे से आप नोट कर लीजिए। रो डिपेंड ऑन द एन एंड टाउ। मैं इस पे इफेक्ट कराऊंगा, रो के ऊपर किन किन चीजों का इफेक्ट पड़ता है बाद में वीडियो में कराऊंगा, लेकिन अभी ये बात आपको शायद समझ में आई होगी। अब एक छोटी सी बात और बची है कि ओम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखें। तो एक बार मैं इसको साफ कर लेता हूं, फिर मैं वो कराता हूं। अरे जवानों, जब हम वेक्टर फॉर्म में लिखने वाले हैं ओम्स लॉ को, तो देखो चीजों को आप सिमेट्री से याद रखो। हमने अभी पढ़ा था I = NEAVD, फिर मैंने बताया था, क्योंकि देखो वेक्टर फॉर्म में करंट के ऊपर तो वेक्टर लगा नहीं सकते, करंट डेंसिटी बनाना पड़ेगा, तो I/A विल बी इक्वल टू NEVD, और ये क्या हो जाएगी, करंट डेंसिटी J, दिस विल बी इक्वल टू NEVD। अब आप ध्यानपूर्वक समझना, ये जो हमने यहाँ पर वेक्टर लगा दिए हैं, अभी एक चीज समझना भाई साहब, एक यहाँ पे आपसे गड़बड़ हो सकती है। ये हमने एक चार्ज ले रखा है, लेकिन इसमें हमने इलेक्ट्रॉन के चार्ज का साइन पुट नहीं किया है, ठीक है। दूसरी बात, हमें पता है VD की वैल्यू कितनी होती है वेक्टर फॉर्म में, -EE/m इंटू टाउ, और इसके ऊपर होता है वेक्टर। क्लियर है? तो एक साइन तो यहां पुट करेंगे। आप इस पे कंफ्यूजन है तो आप इसको ऐसा लिख लो, चार्ज को, क्योंकि हमने वहां पर डेरिवेशन किया था तो हमने चार्ज इलेक्ट्रॉन का Q पुट कर लिया, E पुट कर लिया था, उसके साइन का कंसिडरेशन नहीं किया था। क्लियर है? तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, I = NQ × A × VD, तो ये भी Q × V × AD, तो ये भी Q × V × AD बन जाएगा। ठीक है, अब तो ठीक है। अब हमें पता है कि फॉर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो चार्ज तो हो जाएगा माइनस का E, और VD के अंदर भी माइनस का E आ रहा है। यहां पर भी चार्ज का साइन पुट करने के बाद ही माइनस आया था, क्योंकि हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की कंसिडर कर रहे हैं।
तो जो जे वेक्टर बनेगा, एक तो देखो n आ जाएगा, इस q की जगह क्या आ जाएगा, माइनस का e। भाई देखो यदि आपको इस q से आपत्ति है तो आप e लिख लीजिए, लेकिन फिर ये ध्यान रखिए कि यहां तक हमने e का साइन पुट नहीं किया है वेक्टर नोटेशन लिखते समय। यदि आप इलेक्ट्रॉन के लिए लिखोगे, जैसे मैं लिख रहा हूं फॉर इलेक्ट्रॉन, तो आपको उसका साइन पुट करना पड़ेगा। क्लियर है, ताकि वो डायरेक्शन के साथ जस्टिफाई हो जाए। क्लियर है। अच्छा, वैसे ही यहां पर हम ऑलरेडी साइन पुट करके रखे, इसलिए मैंने कंफ्यूजन ना हो इसलिए क्यू लिख दिया, ई की जगह क्यू मान लिया। और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, माइनस का ई। अब जे लिखेंगे तो एन माइनस ई वी डी, वी डी में भी माइनस आएगा तो वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और क्या बन जाएगा, ई कैपिटल ई वेक्टर डिवाइडेड बाई एम इंटू टाउ। तो एक्चुअल में ये क्या बना मेरे प्यारे जवानों, इट इज जे वेक्टर इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ डिवाइडेड बाई एम, ये चीज बनी। और यहां पर क्या बन गया, ई वेक्टर। थोड़ा सा यदि आप ध्यान से समझें, अभी अभी पीछे करवाया था मैंने, रजिस्टिविटी निकल के आई थी अपने पास, रो विल बी इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टाउ। तो ये जो वैल्यू लिखी हुई है 1 बाई रजिस्टिविटी है, और 1 बाई रजिस्टिविटी करना चाहोगे, इसी को हम कंडक्टिविटी कहते हैं। इसका सिंबल हम सिग्मा लिख रहे हैं, इसको हम कंडक्टिविटी कह रहे हैं भाई। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, एन ई स्क्वायर टाउ डिवाइडेड बाई एम। हमें मालूम था कि रेजिस्टिविटी ये है, इसका मतलब कंडक्टिविटी, वेयर सिग्मा इज द कंडक्टिविटी, लिख लेना आप, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू, ये जो वैल्यू है क्या बन गई है, सिग्मा बन गई है। इसका मतलब बन चुका है अपने पास जे वेक्टर इक्वल टू सिग्मा इंटू ई वेक्टर। ये है भाई ओम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म। बस मेरे प्यारे जवानों, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ चुकी है कि ये ओम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म है। बात समझ में आ गया? किसी कोई कंफ्यूजन है कहीं पर? नहीं है, बहुत बढ़िया है भाई। अरे छोटी सी बात है यार, कुछ भी नहीं है। तो ये लेकिन सब्जेक्टिव पेपर के हिसाब से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो आपको पता होनी चाहिए। अब एक छोटी सी टर्म और है जिसको हम कहते हैं मोबिलिटी। अब 2 लाइन में बता देता हूँ वो भी क्या होती है। देखो आप बुक देखोगे उसमें 2 चीज़ें मिलेंगी, इलेक्ट्रॉन नाम की चीज़ मिलेगी और होल्स नाम की चीज़ मिलेगी। भाई जो होल्स नाम की चीज़ है ना, वो हम सेमीकंडक्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन वहाँ तक पहुँचने से पहले आप बस छोटी सी बात समझ लो कि होल नाम की चीज़ जो है उस पर इलेक्ट्रॉन के जितना ही चार्ज होता है मैग्नीट्यूड में, और साइन होता है पॉजिटिव, मतलब उस पर प्लस ई चार्ज होता है। उसका क्या मैकेनिज्म है, कैसे वो मूव करता है, कैसे कंडक्टिविटी आती है, भाई ये पूरा हम डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर है? तो एक मोबिलिटी है ना, वहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन और होल दोनों की पूछ लेता है वो, सेमीकंडक्टर की बात कर लेता है, तो फॉर्मूला सेम ही लगाना है। तो ये मोबिलिटी नाम की जो चीज़ हमने डिफाइन करी है, ये एक्चुअल में क्या है, इसके लिए सिंबल हमने म्यू डिफाइन किया है। कुछ नहीं है यार, ये इट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, खत्म। मतलब यदि यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं तो कितना ड्रिफ्ट आएगा, उसे ही हम मोबिलिटी कह रहे हैं। बात समझ में आ गई? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, बात समझ में आ गई भाई? ये क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी को हम मोबिलिटी के नाम से जानते हैं। तो मेरे प्यारे जवानों, आई होप आपको यहाँ तक सारी बातें समझ में आई। अगली क्लासेस में हम इससे रिलेटेड बहुत से अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तो तब तक के लिए फिजिक्स पढ़ें और मौज करें। गुड बाय, टेक केयर।